गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना 8वां अध्याय जो कि था व्यावसायिक सेवाएं, जिसके अंतर्गत अपन ने कल बैंकिंग के बारे में देखा था। तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है? मतलब बैंक एक वह व्यक्ति या संस्था मान सकते हैं अपन जो क्या करते हैं, लोगों का रुपया जमा करते हैं और जिन व्यक्तियों को आवश्यकता होती है उन लोगों को रुपए उधार देते हैं। अब इसके अलावा अपन ने पढ़ा था बैंकिंग के प्रकार, जिसमें अपन ने व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, बचत बैंक और केंद्रीय बैंक को देखा था। साथ ही साथ अपन ने देखा था बैंकिंग के कार्य, जिसके अंतर्गत बैंकिंग का कार्य होता है लोगों का रुपया जमा करना, उनको लोगों को उधार देना, उनकी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरीके से अपन ने देखा था। आज अपन देखते हैं कि व्यापारिक बैंक क्या होता है। वैसे तो व्यापारिक बैंक भी अपन कह सकते हैं नॉर्मल बैंक की तरह होता है, जिसके अंतर्गत जो करते हैं लोगों का रुपया जमा करते हैं, उधार देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ में क्या करते हैं, शाखा का निर्माण भी करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि अपन व्यापारिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, तो होते हैं अनुसूचित बैंक और दूसरे होते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक होने के लिए भी कुछ शर्तें होती है और गैर अनुसूचित बैंक होने के लिए भी कुछ शर्तें होती है। तो अनुसूचित बैंक से ऐसा उस बैंक से होता है जिस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा देश का केंद्रीय बैंक होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कल आपको बताया था मुंबई में है, तो उसने अपनी दूसरी सारणी में इसको सम्मिलित कर रखा है। भले इसको देखें कि गैर अनुसूचित बैंक वह होगा जिसको आरबीआई ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं कर रखा है, उसको हम कहेंगे कि वो गैर अनुसूचित बैंक है। अब यहाँ पर अपन को कैसे पता चलेगा कि आरबीआई की दूसरी सारणी में कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए तब जाके वो अनुसूचित बैंक होगा? तो यहाँ पर 4 शर्तें होती है। सबसे पहला होता है चुकता पूंजी 5 लाख रुपए हो, यानी कि वह बैंक व्यापारिक बैंक होगा, यानी कि अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आएगा जिसकी चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा भी होनी चाहिए लेकिन 5 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरा होता है मांग पर 15% आरबीआई के पास हो, यानी कि जितना जमा पैसा अनुसूचित बैंक के पास होता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो उसका 15% उनको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, यानी कि जितना भी उनका जमा पैसा है उसका 15% आरबीआई के पास होना चाहिए, तब जाके वो अनुसूचित बैंक होगा। तीसरा होता है प्रति सप्ताह उसको अपनी आर्थिक जो स्थिति होती है, विवरण होता है, वो आरबीआई को चेक कराना पड़ता है, यानी कि हफ्ते दर हफ्ते जो अनुसूचित बैंक होते हैं उनके पास कितना रुपया आया है, कितना जमा हुआ है, कितना उन्होंने किसी को कहीं पर इन्वेस्ट किया है, उधार दिया है, उसका सारा जो स्थिति विवरण होता है वो उनको प्रति सप्ताह आरबीआई को शो करना पड़ता है, यानी कि दिखाना पड़ता है। अब चौथा देखें तो जमाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं, यानी कि अब अनुसूचित बैंक के पास जितने भी लोग क्या करते हैं, रुपया जमा करते हैं, उनके विरुद्ध एक कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा नहीं कर सकता कि जो ब्याज की दर है उससे ज्यादा ब्याज दर पर उनको पैसा उधार दे, या फिर जितना उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए उससे कम इंटरेस्ट दे। तो कुल मिलाकर उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर ये चारों शर्तें पूरी होती हैं तो रिजर्व बैंक अपनी उनको दूसरी सारणी में सम्मिलित करता है और वह बैंक अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि गैर अनुसूचित बैंक कौन क्या क्या होते हैं। तो यानी कि आरबीआई ने जिसको अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं कर रखा है उसको हम कहेंगे कि वो गैर अनुसूचित बैंक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो जो अनुसूचित बैंक था उसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए थी, तो यहाँ पर पेड अप कैपिटल उसकी 5 लाख रुपए उससे कम हो सकती है, यानी कि चुकता पूंजी। दूसरी चीज यहाँ पर तो ओवरऑल पूरा आरबीआई का कंट्रोल है कि प्रति सप्ताह स्थिति विवरण देना पड़ेगा, 15% आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, जमाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बट यहाँ पर जो गैर अनुसूचित बैंक है वहां पर आरबीआई का ऐसा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर व्यापारिक बैंकों का कार्य भी होता है लोगों से जनता से जमाओं को स्वीकार करना, साथ ही साथ उनको उधार देना, बचत करने को प्रोत्साहित करना, लेकिन उसके बाद भी वो शाखा का निर्माण करते हैं, जो कि अपन अभी आगे बढ़ेंगे। 2 प्रकार के बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि व्यापारिक बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहला होता है जनता से जमा राशि प्राप्त करना, यानी कि व्यापारिक बैंक का भी काम होता है कि जो जनता है जिनके पास जिनकी बचतें होती है वो एकत्रित है। अब बाई चांस की बात है कि वो घर पर पड़ी है तो उनका कोई भी यूज नहीं है, इसीलिए व्यापारिक बैंक क्या करता है, ऐसे लोग जिनके पास राशि एकत्रित होती है उनकी राशि को क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। जमा करने के साथ साथ में उन्हें ब्याज तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो जनता बैंक के पास जो राशि जमा होती है वह उनको दूसरे लोगों को उद्योग व्यापार के लिए दे सकते हैं। तो जनता के पास जो राशि है उसको एकत्रित करना व्यापारिक बैंक का कार्य माना जाता है। दूसरा देखें तो ऋण प्रदान करना, इसका मतलब ये होता है अब व्यापारिक बैंक के पास जो ऋण पैसा जमा होता है, अब ऐसा तो कर नहीं सकता कि बैंक वो पैसा अपने पास ही रखा रहे, उनका कार्य क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनको व्यापार संचालित करने के लिए, उद्योग
संचालित करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो उनको एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा उधार दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, अपना व्यापार संचालित कर सके, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था चल सके। तो पहला होता है जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना, दूसरा होता है ऋण प्रदान करना, तीसरा होता है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। वैसे तो ये जो काम होता है वो विदेशी विनिमय बैंक का होता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि हमें विदेशों से आने जाने के लिए या फिर जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तो हम वहाँ विदेशी विनिमय बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। परंतु आजकल क्या हो गया है, कुछ व्यापारिक बैंक भी ये काम करने लगे हैं, लेकिन उनको आरबीआई की अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी अनुमति के द्वारा जो हमारे कुछ व्यापारिक बैंक है वह भी विदेशी मुद्रा का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। अब लास्ट देखें तो अभिकर्ता के कार्य का मतलब होता है एज अ एजेंट भी जो होता है वह व्यापारिक बैंक कार्य करता है। सबसे पहला होता है लॉकर सुविधा, जो कि अपन ने कल पढ़ा था कि जो सामान्य बैंक होते हैं वह भी लॉकर सुविधा अपन को प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जनता जिसके पास उसके पास गहने होते हैं, बहुत अमूल्य चीजें होती हैं, प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं जिनको वो घर पर सेफ नहीं रख सकता है, तो वह व्यापारिक बैंक में जाकर लॉकर सुविधा लेकर, जिसके लिए उसको मंथली चार्ज देना पड़ता है, उसमें जाकर अपनी जो बहुमूल्य चीजें हैं वह जाकर लॉकर में रख सकता है। तो लॉकर सुविधा भी व्यापारिक बैंक प्रदान करता है। दूसरी चीज होती है ग्राहकों को परामर्श देना, यानी कि कभी कभी जो ग्राहक होते हैं, आप भी बैंक गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कृषक होते हैं, आपन जैसे लोग भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बैंक के एजेंट रहते हैं उनसे भी सलाह लेते रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए। तो ग्राहकों को परामर्श देने का काम भी व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है। तीसरी चीज देखें आर्थिक स्थिति की जानकारी, यानी कि बैंक की जो स्थिति क्या है, अभी कितने रुपए में मतलब संचालित किया गया है, भविष्य में कितना हमने कोई पैसा जमा किया गया है तो हमें कितना उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है, और साथ ही साथ में बैंक के बारे में जो समस्त जानकारी होती है वह भी हमें के जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आज के समय में जो हो रही है वो मतलब बैंक की जो आधुनिक तकनीकें हैं, जिसमें इंटरनेट जो आता है, अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स करके आता है, उसके बाद टेली बैंकिंग भी आता है, एटीएम भी आता है। तो एटीएम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्राहक है तो 24 घंटे में जाकर जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है तो एटीएम में से जाकर कैश निकाल सकता है और उसका यूज कर सकता है। तो इसमें जो मिनिमम होता है वो 100 रुपए से लेकर ज़्यादा के नोट इसमें निकल सकते हैं, और लिमिट जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर ली जाती है, कितनी लिमिट होती है कितनी नहीं होती है। तो कम से कम 10,000 रुपये तक वो एक दिन में निकाल सकता है। अब ये एटीएम की जो सुविधा हो जाती है तो इसमें ये सुविधा है कि हमें अपने साथ कैश रखने की जरूरत नहीं है। अब कैश लेके जाते हैं, मान लो चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अब मतलब दी गई है आधुनिक तकनीकें बैंक की, तो एटीएम का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके साथ ही आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ई बैंकिंग, जिसमें आपने सुना होगा। तो ई बैंकिंग इतना आधुनिक समय में तो बहुत ही ज़्यादा अपन सुविधाजनक मान सकते हैं। कहीं हमें किसी भी अपने कस्टमर को पेमेंट करना है या फिर हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी है तो उसका पेमेंट करना है, तो इसके माध्यम से हम आसानी से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से सिक्योर चीज़ें रहती हैं, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनमें पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले भी सकते हैं, किसी से हमें पैसों की जरूरत होती है। तो इसके माध्यम से ये हुई हमारी बैंकिंग की आधुनिक तकनीकें। तो इस चैप्टर में अपन ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा है, सेवाओं के बारे में भी पढ़ा है, व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, उनके कार्य क्या है, बैंकिंग के कार्य क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर को आप घर पर अच्छे से रीड करिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।